अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। आई एम डॉक्टर उमर हमीद और आज की एपिसोड में हम ओल्ड किंगडम के कुछ आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। सकारा के मुकाम पर किंग जोसर का ये फनरी कॉम्प्लेक्स लगभग 2630 से 2611 BCE में बनाया गया। ये एक नेक्रोपोलिस है। A necropolis is a large design cemetery with elaborate tomb monuments. इस एंशिएंट सिमेंट्री में 11 पिरामिड्स और 100 ऑफ टॉम्स हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर सब पर हैवी है, दुनिया का पहला पिरामिड। ये वही जगह है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। ये स्टोन में दुनिया की पहली मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग समझी जाती है। ये पिरामिड 4500 साल पहले कंस्ट्रक्ट किया गया किंग जोसर का स्टेप पिरामिड टॉम्ब है, जो कि इजिप्ट की 3rd डायनेस्टी के किंग। ये एक रेवोल्यूशनरी मास्टरपीस है जो इमहोटेप इजिप्ट के पायनियर आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया। इमहोटेप के ये अचीवमेंट सिर्फ इजिप्शियन के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए मैसिव थी। इमहोटेप एक आम आदमी के तौर पर पैदा हुआ, लेकिन वो फेरो जोसर का ट्रस्टेड एडवाइजर और बाद में उसका चीफ आर्किटेक्ट बन गया। इमहोटेप ने स्टेप पिरामिड का इन्वेंशन किया और मड ब्रिक्स की बजाय स्टोन ब्लॉक्स का यूज किया, जो उनके और भी बड़े स्ट्रक्चर बनाने में मददगार साबित। इमहोटेप की डेथ के 2000 सालों के बाद भी उसको ग्रीक और रोमन टाइम्स तक एक गॉड की तरह वर्शिप किया गया। अगर हम देखें तो इमहोटेप के डिजाइन में पुराने बरियल स्ट्रक्चर के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं जो पिरामिड के आसपास है। इनको मस्तबाज कहा जाता था, जो छोटी और स्क्वायर प्लेटफॉर्म है जिनकी वॉल्स अंदर की तरफ थोड़ी इंक्लाइंड है। पिरामिड के करीब आते ही हम प्लेटफॉर्म की सीरीज को देख सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर है। बॉटम लेयर किसी सेंस में मस्तबाज ही हैं और बस ये सक्सेसिव लेयर्स हैं जो इससे पिरामिड बना देती हैं। आर्किटेक्चरल तौर पर ये एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। ये पिरामिड 5 लाख टन से ज्यादा लाइमस्टोन से बनाए गए हैं और मस्तबा स्टाइल लेयर्स में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ये 200 फीट से ज्यादा हाइट पर स्टैंड करता है और अपने वक्त की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। इसका इंपैक्ट एंशिएंट इजिप्शियन लैंडस्केप पर बहुत बड़ा था। 10 और किंग्स ने इमहोटेप के डिजाइन को रेप्लिकेट किया ताकि वो भी फर्स्ट पिरामिड के फेरो जैसा स्टेटस पा सके। उनके टॉम्ब्स कुछ दुनिया के सबसे आयोनिक सीक्रेट बिल्डिंग्स बन गई और नेक्रोपोलिस इतना ग्रो हुआ कि डेजर्ट में 5 माइल्स तक फैल गया, एक सिटी ऑफ द डेड को क्रिएट करता हुआ। आज भी इमहोटेप के मास्टरपीसेस इजिप्शियन डेजर्ट में डोमिनेट करते हैं, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं मिल सका। इस कॉम्प्लेक्स में स्टोन के इस्तेमाल को बहुत ही सिग्निफिकेंस दी गई है। फनरी स्ट्रक्चर को लॉन्ग लास्टिंग बनाया गया है और अनलाइक पैलेस जिसे मड ब्रिक से बनाया जाता था, यहाँ लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था और स्टोन ब्लॉक्स को इसी तरह तराशा गया था कि वो एक ट्रेडिशनल मड ब्रिक फसाड को रिजेंबल करे। एंगेज कॉलम्स को पेपारस और रीड्स का शेप दिया गया और चैपल्स को फॉल्स डोर्स और श्राइन्स को लोकल गॉड्स के लिए डेडिकेट किया गया। ये फॉल्स डोर और फसाड सिर्फ अपीयरेंस के लिए थी, लेकिन उनके पीछे कुछ नहीं था। ये एक सिंबल ऑफ इटर्निटी और परमानेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इजिप्शियन बिलीफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग जोसर की इस कॉम्प्लेक्स में काफी सिंबलाइज एलिमेंट शामिल हैं जो उसकी पावर और इटर्नल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत ही खास चीज थी एक लाइफ साइज्ड सीटेड स्टैचू ऑफ किंग जोसर। ये एक इंक्लोज रूम में था जो कि ईस्ट साइड में लोकेटेड था और उसमें एंट्री का रास्ता नहीं था। इसे सिरदाब कहते हैं। सिरदाब एक सेलर को कहते हैं जो इजिप्शियन टॉम्ब में मौजूद होता था और उसमें डिसीज्ड इंडिविजुअल को प्लेस करते थे। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में किंग जोसर के रिचुअल्स और पावर के कॉन्सेप्ट को इटर्नलाइज यानी अब्दी दिखाया गया है। यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इजिप्शियन में एक कॉन्सेप्ट का था जो एक बर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता था और ये इंसानी रूह को डिपिक्ट करता था।
इस स्टैचू की ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ की तरफ थी ताकि का को इमॉर्टैलिटी और विजिलेंस की सेंस मिले। ये सब एलिमेंट्स किंग के का को इमॉर्टैलिटी देने का कॉन्सेप्ट है। ये कॉम्प्लेक्स जो कि स्टोन में बना है पहला लार्ज स्केल स्ट्रक्चर था इमहॉटेप का ही डिजाइन किया हुआ। ओल्ड किंगडम के दौर में जोजर के स्टेप पिरामिड के एग्जाम्पल को फॉलो किया गया, लेकिन 4 डायनेस्टी में पिरामिड आर्किटेक्चर में एक मेजर चेंज आया। ये चेंज गिजा के पिरामिड में नजर आता है जो स्नेफ्रू के बाद उनके बेटे खुफरू, खेफ्रे और मेनक्यूरी ने बनवाया। इन पिरामिड्स का स्टाइल अब एक स्मूथ साइडेड पिरामिड में शिफ्ट हो चुका था जो पहले स्टेप पिरामिड के कॉन्ट्रास्ट में था। गिजा के पिरामिड्स के स्मूथ साइड्स को देखा जाए तो उनका डिजाइन एक सिंबॉलिक और मॉन्यूमेंटल चेंज को प्रेजेंट करता है जो इजिप्ट में फेरोज यानी फिरौन के रूल और पावर को नया अंदाज में डिपिक्ट करती हैं। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा, जिनको एहराम मिस्र भी कहते हैं, दुनिया के कुछ सबसे अमेजिंग मैन मेड मॉन्यूमेंट्स में हैं। ये उस वक्त बनाए गए जब इजिप्ट दुनिया के रिचेस्ट और इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशन में से एक था। किंग या फेरो का एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन में एक यूनिक रोल था और ये पिरामिड्स के मैसिव साइज से रिफ्लेक्ट होता है। पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन 3rd डायनेस्टी के एंड में पीक पर थी और लगभग 6th सेंचुरी बीसी तक चला। ये ओल्ड किंगडम से शुरू होकर लगभग 4th सेंचुरी बीसी तक कंस्ट्रक्ट होते रहे। इजिप्शियन पिरामिड जो 4000 सालों के बाद भी अपने ग्रैंडियर को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें इजिप्ट के पास्ट का एक झलक देते हैं। इजिप्शियन सनलाइट में ये पिरामिड्स एक अमेजिंग आइडिया के साथ बनाए गए थे कि जब ये कंप्लीट हो तो गिजा की एक मैजिकल पोर्ट सिटी का लुक दें जो सनलाइट में चमक रहा हो, ब्राइट पॉलिश लाइमस्टोन की साइड के साथ और ऊपर एक पिरामिडियन यानी एक कैपस्टोन जो सॉलिड ग्रेनाइट और गोल्ड में कवर्ड होता था। एक फिनिश पिरामिड शाइनी व्हाइट और ऊपर से गोल्डन होता था जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता था। पिरामिड्स का सिंबलिज्म इजिप्शियंस की नजर में बिल्कुल सन जैसा था जिस पर हर लाइफ डिपेंड करती थी। अब हम देखते हैं कि माइटी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाइड टाइम्स में कैसे बिल्ड किया गया। वैसे इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के मुताबिक ग्रेट पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1 लाख लोगों की लेबर चाहिए थी और इस पिरामिड को कंप्लीट होने में 20 साल लगे। ये लोग मोस्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे और जब फील्ड्स में कुछ काम नहीं होता था यानी जब रिवर नाइल फ्लड होता था तब ये लोग पिरामिड्स पर काम करते थे। लेट 20th सेंचुरी तक आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस मिले हैं कि शायद छोटी टीम्स वहां मुस्तकिल तौर पर रहती थी रेदर देन सीजनली। ये कहा जाता है कि तकरीबन 20,000 और उनका सपोर्ट स्टाफ जैसे कि बेकर्स, डॉक्टर, प्रीस्ट और दूसरे लोग काफी होते एक पिरामिड को कंप्लीट करने के लिए। गिजा में 3 फेरोज ने अपने रॉयल टॉम्ब्स कंस्ट्रक्ट करवाए। 4th डायनेस्टी के दूसरे रूलर खुफू का पिरामिड नॉर्थ में है, ओल्डेस्ट है और ये तीनों में सबसे बड़ा है और इसे ग्रेट पिरामिड कहते हैं। खफरा जो 4th डायनेस्टी का चौथा किंग था उसके लिए मिडिल पिरामिड बनाया गया और आखिर में 5th किंग मेनक्योरे का साउथ में स्मॉलेस्ट पिरामिड बनाया गया। खुफू का पिरामिड तकरीबन 482 फीट, खफरे का 471 और मेनक्योरे का 218 फीट ऊंचा है। पिरामिड्स कैसे बनाए गए इसका अब तक एक मुकम्मल जवाब नहीं मिला, लेकिन सबसे लाइकली सिनेरियो यही है कि इजिप्शियन ने एक स्लोपिंग और सराउंडिंग एम्बॉक्समेंट का यूज किया जो ब्रिक्स, अर्थ और सैंड से बना था, जो हाइट और लेंथ में एक्सटेंड होता गया जैसे जैसे पिरामिड्स बढ़ते गए। स्टोन ब्लॉक्स को स्लेजेस, रोलर्स और लीवर्स के थ्रू टो किया जाता था। इजिप्टोलॉजिस्ट एग्रीड हैं कि रैम ब्लॉक्स को लिफ्ट करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं लगता और इसे किसी दूसरे टूल के साथ कंप्लीट करना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में रैम्स और लेवरिंग के तरीके का यूज मिला है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि एक्सटर्नल रैम्स पिरामिड के चारों तरफ लगे होते थे ताकि ब्लॉक्स को ड्रैग किया जा सके, और कुछ का कहना है कि एक इंटरनल रैंप भी था जो ब्लॉक्स के अंदर से कंस्ट्रक्ट करने में मदद देता था।
एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नाइल रिवर भी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता था। नाइल का एक साइड और उस टाइम पे इतनी हाइट थी कि इंजीनियर्स बड़े स्टोन ब्लॉक्स को मूव कर सकते थे और मैग्निफिसेंट पिरामिड्स बना सकते थे जो आज हम देखते हैं। इजिप्ट के तमाम पिरामिड्स नाइल रिवर के वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। अब हम ग्रेट पिरामिड्स के अंदर देखते हैं। अब आप एक सेरेमोनियल पैसेज में हैं जो कि ग्रैंड गैलरी कहलाता है। ये 45 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर ऊंचा है। रास्ता थोड़ा छोटा है, सिर्फ 1 मीटर हाई है, तो जरा झुकना पड़ेगा। और ये है किंग्स चैम्बर, जहां कहा जाता है कि फेरो को दफनाया गया था, फेरो की ममीफाइड बॉडी और उसके ग्रेव गुड्स को भी। चोर और लुटेरे कई सेंचुरीज पहले चुरा कर ले गए। ये ब्रोकन स्टोन का sarcophagus रह गया है। चैम्बर की वॉल के ऊपर ये सॉलिड स्टोन ब्लॉक हैं जो पायरेट की कोर को बनाते हैं। यहां से आप चैम्बर और टनल्स के लेआउट देख सकते हैं। सबसे ऊपर किंग चैम्बर, बीच में एक और चैम्बर जो क्वीन चैम्बर्स कहलाता है। अब हमें लगता है कि इसमें क्वीन नहीं बल्कि फेरो की एक लाइफ साइज स्टैचू था। और सबसे नीचे है सबटरेनियन चैम्बर जो ग्राउंड लेवल के नीचे बेडरॉक में बनाई गई। ये चैम्बर पब्लिक के लिए बंद रहती हैं और आज तक इसका पर्पस नहीं समझा गया। इसकी वॉल्स रफ और अनइवन है और ये अनफिनिश लगती हैं। यहाँ एक अजीब 3 मीटर डीप शाफ्ट भी है और एक नैरो टनल जो सिर्फ 15 मीटर के बाद ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो बेडरॉक और इस हैवी स्टोन के बीच में ये नजर आता है। सबटरेनियन कोई गलती नहीं थी। पिरामिड्स के आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स ने पूरी प्रिसीजन के साथ काम किया था। तीनों एक्सेस कॉरिडोर्स और चैम्बर ऑलमोस्ट परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं और ये सब एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ एक्सिस पे है। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रेट पिरामिड्स अब भी बहुत से सीक्रेट अपने अंदर रखते हैं। गिजा के पिरामिड्स और जोजर के सकारा कॉम्प्लेक्स में कुछ कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स हैं। जोजर के कॉम्प्लेक्स में नॉर्थ साउथ एक्सिस पे अलाइनमेंट थी, लेकिन गिजा कॉम्प्लेक्स को ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे अरेंज किया गया, जो कि सन और इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ का सिंबलिज्म है। गिजा कॉम्प्लेक्स में डेड किंग का रोल अब फिर से रिचुअल्स में इन्वॉल्व होने का नहीं था, बल्कि वो अब एक डिवाइन बीइंग के तौर पर सन गॉड रा के साथ एसोसिएट होता था। पिरामिड्स की स्लोपिंग साइड को इसी एसोसिएशन का एक सिंबल माना जाता है कि किंग अब सन रेज के साथ हेवन में राइज करेंगे और रा के साथ एक इटर्नल रीजनरेशन का साइकिल फॉलो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम अगली एपिसोड में मजीद आर्ट और आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन से एसोसिएट होते हैं।